ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया हुआ था कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, और उस पे बेस्ड आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो संडे को टेस्ट है, मैं फिर से बोल देता हूँ, टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा वो यहीं तक रहेगा, टिल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ तक रहेगा? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी तक। ठीक है ना? इसका मतलब जो प्रैक्टिस शीट 1 आपको दी गई है, वो प्रैक्टिस शीट पूरी सॉल्व कर लेनी है। मतलब नियरली 150 टू 200 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे, मतलब परफेक्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि यार आप आगे कंटिन्यूस सॉल्विंग करना स्टार्ट करो। तो आज के लेक्चर के बाद कल से अपन प्रैक्टिस शीट डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, और संडे वाले टेस्ट में जो होगा वो प्रैक्टिस शीट और प्लस जो मैंने बताया था काइनेमेटिक्स 1D में, उसके कुछ क्वेश्चन, नियरली 30-40% प्रीवियस क्वेश्चन, और बाकी ऑनगोइंग क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि यार प्रीवियस हमने क्या डिस्कस किया हुआ था। तो मैं सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक कॉमन सेंस पहले बताता हूँ कि कैसे याद रखना है। तो अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए जस्ट सेकेंड है, जस्ट में एक सेकेंड, स्टाइलस वर्क नहीं कर रहा है, होल्ड ऑन एवरीवन। ओके, जस्ट में ओके, ठीक है। सो मैं पॉइंट बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर और पोटेंशियल वेक्टर नहीं है। ओके, तो अगर हमें कभी भी v फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो स्ट्रेट रिलेशन होता है v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर? अब समझना यह है कि इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। अगर वेरिएबल है तो फिर पोटेंशियल कैसे निकालना पड़ेगा? इंटीग्रेट करके। और इंटीग्रेशन मैंने कैसे समझाया था? माइनस एक्स है तो dx के साथ इंटीग्रेट, मतलब आई कैप वाले को, और y मतलब जे कैप वाले को किसके रेस्पेक्ट में? y। लाइकवाइज इसको करेंगे। नंबर 2, अगर ई कांस्टेंट है तो फिर क्या करेंगे अपन? ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस ई वेक्टर इंटीग्रेशन डी आर। मतलब पोजीशन का अगर आप इंटीग्रेट करोगे, पोजीशन का स्मॉल डी आर वेक्टर का, तो क्या आ जाता है? एक्चुअली पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। तो v इज इक्वल टू क्या बचता है? माइनस ई डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सिनेरियो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने बताया कि अभी यहाँ पर आने वाला है क्या? कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ई इंटू डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डी इंटू कॉस थीटा। ये डी कॉस थीटा क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ये डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो इट इज लाइक वर्क डन। वर्क डन में निकालते थे ना, तो डी कॉस थीटा इज, थीटा किसके साथ एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ना। तो इसका मतलब डी कॉस थीटा क्या होगा? इट्स कंपोनेंट अलोंग द फील्ड। तो एक्चुअली इसका मतलब होता है ये बनेगी क्या? डी कॉस थीटा। तो ये चीज जो आपको लर्न करनी है, जो लर्न रखनी है, वो ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? v इज इक्वल टू होता है माइनस ई इंटू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द ई, और माइनस ई पैरेलल टू द डी।
क्योंकि cos थीटा किसी का भी कर दो, E का D के अलॉन्ग कर दो या फिर D का E के अलॉन्ग कर दो, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। डन। और अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है यहाँ से उल्टा, आपको E निकालना है किससे, V से। तो मेथड है कि अगर आपको EX निकालना है तो हो जाएगा माइनस dV बाई dx। और अगर आपको पूरा E वेक्टर निकालना है तो फिर कैसा करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर या नहीं, ये बताएं समझ आई चीजें या नहीं। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये समरी है V और E में रिलेशन की, और इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और नोट्स में सेपरेट इसे शॉर्ट फॉर्म में, जो आप एक सेपरेट नोट्स बनाते हैं ना जिसमें क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स लिखते हैं, वहां पर इसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। इससे समरी क्लियर हो रही है कि कब क्या करना है। तो V निकालने के दो मेथड क्लियर हुए या नहीं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक इंटीग्रेशन। और इसके बाद एक काम की चीज आई क्या, पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है ना। ओके चले तो कुछ पूछ लेते हैं यार। आदित्य भोसले, आंसर करोगे क्या कुछ। सर किसके बारे में? हाँ बहुत ही बड़ा यार, तुमने बोला कुछ हमें अच्छा लगा। बस ये बता दो कि क्या चार चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है रिलेटेड टू द कन्वर्जन। स्टेप वाइज समझाना स्टार्ट करो। अगर हमें V चाहिए फ्रॉम E तो क्या क्या कर सकते हैं हम। सर वो कांस्टेंट है क्या नहीं देखना पड़ेगा। ओके, अगर फंक्शन है तो क्या करेंगे, सर इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे। और क्या चीज नहीं भूलना इंटीग्रेशन के टाइम पे, एक इंपॉर्टेंट चीज, माइनस साइन। माइनस साइन। उसके बाद फिर क्या करेंगे अगर कांस्टेंट है तो। सर कांस्टेंट है तो ई बाहर आएगा। ओके, और फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा। और सर अरे E डॉट DSP लिखा है ना, DISP, ये क्या लिखा है, हाँ डिस्प्लेसमेंट सर। डिस्प्लेसमेंट। सो क्या होगा, E डॉट डिस्प्लेसमेंट कब होगा ये, जब किस फॉर्मेट में गिवन हो, वेक्टर कांस्टेंट फॉर्म में। सर। कांस्टेंट हो E और डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैसा हो, वेक्टर फॉर्म में। यस सर। जब वेक्टर नहीं हो, न्यूमेरिकल हो, तो क्या देखते हैं, इधर डिस्टेंस पैरेलल टू E देखते हैं या फिर E पैरेलल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस। समझा या नहीं। यस सर। और सेकंड थॉट, अगर अपन को E चाहिए तो अपन सीधा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। और अगर पूरा फंक्शन चाहिए तो पार्शियली। बताओ क्लियर है या नहीं सबको यार ये। यस सर। अच्छा, तो कल कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि यार थोड़ा फास्ट जा रहा है चीजें। यार मुझे लग रहा है ये पेस अभी ठीक है या थोड़ा और स्लो करें, बताएं। मतलब इससे स्लो तो अब पता नहीं है, इतना काफी है, आपको इनफ टाइम है, आप यहीं पे लर्न भी कर सकते हो, स्टार्ट भी कर सकते हो। बताओ यार सभी को लर्न हुआ या नहीं। यस। ये तीन चीजें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये मान लेते हैं नंबर 4 एंड 5। डन। आराम से यस बेटा, सर। कोई जल्दी नहीं है। फिर से टाइम लेते हैं थोड़ा। ये चार, ये ऑल 5 लर्न हुए या नहीं। यस सर। चलो यस सर। ठीक है, कर लेते हैं फिर आज क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। चलें फिर जल्दी से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें सब लोग, और आंसर करें चैट बॉक्स में क्या आंसर आएगा फाइनल।
अच्छा, अभी कुछ लोग तो ये बहुत ही बेसिक गलतियां भी कर रहे हैं। कुछ लोग आंसर +9 दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर -9 दे रहे हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। काफी सारे स्टूडेंट ने -9 भी किया है, कुछ ने +9 किया है। देखिए पक्का गलती क्या हो रही होगी, सोचे क्या पूछा हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो बताओ क्या पूछा होगा इसने, VA माइनस VB पूछा है या VB माइनस VA? बताओ आप क्या फाइंड कर रहे हो? बताएं आप क्या फाइंड कर रहे हैं एग्जैक्टली? तो याद रखें, वेक्टर हमें डिस्प्लेसमेंट रखना होता है। क्या रखना होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं, मुझे चाहिए फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ ही नहीं है कि ये A माइनस बी पूछ रहा है या B माइनस ए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्यूटी है कि आंसर प्लस होगा या माइनस, ये क्लियर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर पूछा नहीं है। बट मैं आपको दोनों बताता हूँ कि मैं क्या फाइंड करूंगा तो क्या आंसर आएगा। जब मुझे क्या चाहिए, VA माइनस VB, इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे चाहिए पोटेंशियल ऑफ A माइनस बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट भी यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? वेक्टर। वो यूज करेंगे VA माइनस VB, मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो यूज करेंगे वो भी क्या यूज करेंगे, RA माइनस RB। RB। तो अभी क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि वो A माइनस बी पूछ रहा है B माइनस ए, इसलिए श्योर नहीं है। अदरवाइज आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या आंसर आएगा। ओके, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं कि लेट्स से हमसे क्या पूछा है, VA माइनस VB ही पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट RA माइनस RB। तो अगर हमें क्या फाइंड करना है, VA माइनस VB फाइंड करना है, तो देन अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट RA माइनस RB। RB। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस I कैप। 2 माइनस 1 कितना आएगा, प्लस 3 3J। कैप। -1 -3 क्या आएगा, -4। ठीक है। ठीक है, तो वेक्टर आ गया, अब काम बन गया। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल VA माइनस VB हम फाइंड करना चाह रहे हैं। कैसे निकालते हैं बताएं? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कांस्टेंट है ना, फंक्शन दिख रहा है क्या? नहीं। तो माइनस E डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझा या नहीं? यस सर। तो अब देखो माइनस करके डॉट करा लो यार, मतलब अब डॉट तो इजी है ना। क्या होगा डॉट, 1 का -1 के साथ क्या आएगा, -1, 2 का 3 के साथ प्लस 6, -1 का -4 के साथ +4। तो आंसर क्या आ जाएगा, -9। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी आंसर अभी सही नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हम क्या फाइंड कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने डेल्टा V मतलब क्या निकाला होगा, VB माइनस VA, क्योंकि जनरली हैबिट होती है क्या डिस्प्लेसमेंट यूज करने की, B माइनस A। आप समझ रहे हो ना, जनरली हैबिट होती है हमें क्या लिखने की, B माइनस A। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप बेसिक रूल से क्रॉस चेक कर लो। कैसे चेक कर लो, बेसिक रूल से। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है क्या, 5। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? मैं बोल देता हूँ ये 2I कैप है और ये 5I कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ 10I कैप। अब समझो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा R, ये किसकी पोजीशन है, BA। विद रेस्पेक्ट टू A। RBA मतलब RB माइनस RA। क्या आंसर आया, 3I कैप। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया डेल्टा V पोटेंशियल का तो होगा -E 10I कैप डॉट 3I कैप। तो आंसर क्या आ गया, -30। -30। अब जरा सोचो, मुझे पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए ना। इसका मतलब RB क्या होना चाहिए, कम। कम। VB शुड बी लेस देन VA। तो देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर हमने कौन सा वोल्टेज डिस्कस किया,
VB माइनस VA, VA। क्यों? क्योंकि VB कम है इसलिए आंसर क्या आया? नेगेटिव। तो कुछ समझ आया? यहाँ पर जो पोटेंशियल लिख दोगे वहां यहाँ पर वही डिस्प्लेसमेंट यूज करना पड़ेगा। इस लाइन की क्लैरिटी हुई या नहीं? तो अगर मैंने यहाँ पर VB माइनस VA लिखा है तो आंसर मैं यूज करूंगा E डॉट डिस्प्लेसमेंट कौन सा यूज करूंगा? BA। समझा या नहीं? यार क्लैरिटी है इस चीज को लेके? yes sir, कभी भी गलती मत करना, जो भी पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करना वैसा ही डिस्प्लेसमेंट लिखना हमेशा। तो अगर आपको A माइनस बी क्वेश्चन में पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट भी A माइनस बी ही निकालना। ओके, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें और आंसर करेंगे यार जल्दी से, आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर आई कैप माइनस 6y स्क्वायर जे कैप। ओके, ये है, फाइंड करें। बताएं यार, आप लोगों को याद है कि क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर। इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। ये पॉइंट क्या यूज करोगे? एज अ लिमिट यूज करोगे ना? हाँ सर, तो मान लो हमने लिमिट लगाई 1 to -1 dx की लिमिट लगाई। इसका मतलब आप कौन सा पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो? आप VA माइनस VB फाइंड कर रहे हो या VB माइनस VA? बताएं। VB माइनस V। क्यों? क्योंकि हम A to B एरो ऐसे बनाते हैं तब हम B माइनस A करते हैं ना। तो हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं? हम A से स्टार्ट करके B की तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब हम B माइनस A कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम जो निकाल भी रहे हैं वो भी क्या निकाल रहे हैं? B माइनस A। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। और ये गलती तब पता है सोचने की जरूरत है जब आंसर में प्लस माइनस दिखे। जब भी कभी आप आंसर में सेम देखो तब थोड़ा सा केयरफुल रहो कि क्या पूछा है। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन देख लेते हैं। आई कैप का 4x स्क्वायर किसके साथ इंटीग्रेट होगा? dx के साथ। 6y स्क्वायर किसके साथ इंटीग्रेट होगा? माइनस वाला dy के साथ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें लिमिट तो 1 to -1 है x की लिमिट, 2 to +1 है y की लिमिट। तो ये 1 to -1 और ये 2 to +1 लिमिट लगा दी। अब क्या करना है? सॉल्व कर दिया। ये हो गया x³/3 और ये हो गया y³/3। सॉल्व किया, दोनों की वैल्यूज रखी, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी और सॉल्व किया। आंसर कुछ ये आ गया -34/3।
कोई पहुंच गया था यहाँ तक इंटीग्रेट करके? यस सर। यस आई सर। कैप क्या है? ये आ रहा था। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? हमने कोई 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ई कांस्टेंट वाला कर लिया और ई वेरिएबल वाला कर लिया। अब निकाल लेते हैं क्या? ई निकाल लेते हैं अगर क्या गिवन हो, पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो दिखा कि नहीं यार पोटेंशियल? अब देखो क्या पोटेंशियल सिंगल फंक्शन है या कई है, मल्टीपल है? मल्टीपल। Multiple. मल्टीपल है। तो क्या कराएंगे अपन? पार्शियल। पार्शियल। और ये पॉइंट रख देंगे। चलो बता डालो यार, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल क्या आएगा? बताओ। 6 का आएगा, 6। 6 + 2y और ये सब तो 0, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस 2y। 2y. वाई जेड। और अच्छी बात है कि वाई और जेड दोनों की वैल्यू क्या है? 1. 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 आई कैप। कोई डाउट क्या? ओके, नेक्स्ट y के करेंगे तो क्या आएगा? -4। फिर y का आएगा तो आएगा 2xz। और x और z क्या है? 1 1। तो +2, इसका मतलब बचेगा क्या? सिर्फ -2 फिर देखो z का करेंगे तो बचेगा +2, और फिर यहाँ से z होगा तो 2xy, और 1 और 1 रखेंगे तो आएगा 2। क्या आ गया? 4। ठीक है, माइनस है बाहर, लगा देंगे, पूरा आंसर आ जाएगा। देखो बताओ समझ आया कि नहीं यार? अगर चीजें लर्न है तो इजी है या नहीं? मैग्नीट्यूड पूछेगा तो अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है? ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आ रहा है, डन। चलो, अब ये बेस्ड है केस नंबर 3 पे। किस पे बेस्ड है? केस नंबर 3 पे। याद है केस नंबर 3 क्या है? समझ लेते हैं फिर से एक बार। क्या कि इधर आप डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दो? वेक्टर लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या लिख दो? वेक्टर लिख दो और डॉट करा दो। और अगर आपको पता है कि यार आई कैप जे कैप दोनों डायरेक्शन मिक्स नहीं है, तो बिना मतलब वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल भी कर सकते हो। समझा या नहीं? तो चले ये क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। क्या ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? 10 यूनिट टुवर्ड्स वाई एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड 10 जे कैप। अब हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन। तो कुछ याद है वर्क डन के लिए क्या चाहिए? Q इंटू Delta V. डेल्टा वी। अच्छा जरा बताओ, जब मुझे ए टू बी चाहिए तो डेल्टा वी में क्या लिखोगे? ए माइनस बी या बी माइनस ए? B minus. बी माइनस ए। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि डेल्टा वी मतलब हमें क्या फाइंड करना है? वी बी माइनस ए, ये फाइंड करना है। डन। यस सर। ठीक है, तो चलो तीनों चीजों का पोटेंशियल फाइंड करो, फिर अपन वर्क डन समझ जाएंगे। तो वर्क डन की टेंशन मत लो, पहले तीनों का क्या फाइंड करो आप लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर कट एकदम अच्छे से ट्राई करें। 2-3 मिनट का टाइम ले, बट गलती नहीं करें। प्लस माइनस साइन की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आंसर करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके रख लो, काफी है।
ओके, बताएं आप लोगों ने ट्राई कर लिए सारे? चलो एक एक मैं ट्राई करता हूँ, आप सुने पहले, मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिन लोगों ने अभी ट्राई नहीं किए या कर लिए हैं, सभी लोग सुने, पहले मैं एक फिर से ट्राई करता हूँ। लेट से मुझे क्या फाइंड करना है, ए टू बी। तो पहली चीज मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइप का पोटेंशियल चाहिए, वी बी ए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, माइनस ई डॉट आर, क्या लिखूंगा, ए बी या बी ए, बी ए, डेफिनेटली बी ए। तो आर बी ए कैसे फाइंड करेंगे, आर बी माइनस आर ए। समझा या नहीं? अरे भाई समझा या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब इसके मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिए, 10 मीटर डिस्टेंस पर था, 53 एंगल पर था, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट बना लिए। ये हुआ साइन 53, ये हुआ कॉस 53, ये 8 आया और ये 6। क्लियर है ना यार यहाँ तक? तो क्या आंसर आएगा, -10 जे कैप, और डॉट में क्या लिखेंगे, आर बी माइनस आर ए। तो अगर इसमें देखें तो आएगा क्या, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो आंसर कितना आ गया, -80 आया या नहीं, समझा कि नहीं? यस सर। तो ये हुआ वेक्टर मेथड। अब मैं बताता हूँ नंबर 3, जो वहां पे फार्मूला नंबर 3 था, डायरेक्ट मेथड। क्या आपको क्या चाहिए, वर्क पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमें चाहिए बी ए, क्या चाहिए, बी ए। तो सिंपल सा आइडिया है, क्या होगा, फील्ड और फील्ड के डायरेक्शन की क्या डिस्टेंस। तो फील्ड तो जे कैप की तरफ है, तो जे कैप की तरफ कितनी डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, 8। आंसर आ जाएगा क्या, 80। और हमें पता है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वी बी माइनस वी ए। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होना चाहिए, पोटेंशियल कम। तो वी बी माइनस वी ए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ई डॉट डी पैरेलल या फिर ई पैरेलल डॉट डी से हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन चेक कर लेते हैं प्लस या माइनस किससे, कि हमें फाइंड क्या करना है। ओके, समझे या नहीं? तो मुझे लगता है वेक्टर भी क्लियर है और बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बताओ, बी टू सी। बी टू सी कहाँ है, बी टू सी यहाँ है, ठीक है। तो सॉरी, ये फिगर में स्ट्रेट लग रहा है बट स्ट्रेट नहीं है क्योंकि 20 है। तो कोऑर्डिनेट चेक करो, बी का कोऑर्डिनेट लिख दिया और सी का कोऑर्डिनेट लिख दिया। दोनों में y का कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना है, 4 का। तो y वाले से ही मल्टीप्लाई कराएंगे ना, सिर्फ y का यूज करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 40। और हमें क्या लिखना है, वी बी टू सी, मतलब वी सी माइनस वी बी लिखना है ना। और ऊपर की तरफ कौन सा पॉइंट है, सी ऊपर है, बी नीचे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट आगे है, सी। वी सी माइनस वी बी क्या आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव। अच्छी बात है कि अगर आप वेक्टर से सॉल्व करेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये रखने से आंसर आ जाता है। तो मुझे लगता है क्लैरिटी है सभी को, ठीक है। और 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। ओके, डन। तो देखें, BC आया 4 आया, -40 आया था वोल्टेज, वर्क डन कितना हुआ, 200। इसमें -80 आया था वोल्टेज, अकॉर्डिंगली आ गया। इसमें वोल्टेज क्या आता है, -120। यार समझा या नहीं ये क्वेश्चन सबको? यस। चलो ये क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूं फिर से। एक एक प्लेन है, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है आपको, क्लियर। ये पोटेंशियल सरफेसेस कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 5, 15, 10, 25 पे। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। समझा कि नहीं ये चीज? इनका सबका एंगल कितना है, 30 डिग्री। हमसे कहा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दिस स्पेस। क्वेश्चन समझा कि नहीं?
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हैं और फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। चलो ट्राई करो सब लोग यार। अच्छा थॉटफुल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दिए तो बन जाएगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है, मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, वेक्टर बताना है। चलो चल थोड़ा कॉमन सेंस वाली बातें कर लेते हैं। मतलब क्या चीज रहेगा आयुष? हाँ सर। ओके, आप बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है। परपेंडिकुलर रहती है सर। परपेंडिकुलर, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी दिखेगी। हाँ सर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाएगी अगर मैं एक्स एक्सिस से बात करूं? सर लेकिन वो ऊपर की तरफ रहेगी। बस बस वेरी गुड, यही पॉइंट हमें सोचने वाली बात थी कि परपेंडिकुलर तो होगी, बट जब आपसे वेक्टर पूछेगा तो दो चांसेस है ना, सेकंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है। तो बताओ आप कौन सा मार्क करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे? इन द डायरेक्शन वो पोटेंशियल कम होगा। वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया, सब लोग सुन रहे हैं ना यार। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब पोटेंशियल तो ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब फील्ड का आंसर करेक्ट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला। समझा या नहीं? हाँ सर। अब बना लेते हैं यार वेक्टर। क्लियर है? पोटेंशियल किस एंगल पे थे, 30 पे थे, ये इनसे 90 पर आएगा, मतलब यहाँ से कितना आया, 60। भाई समझा या नहीं यार? तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, माइनस ई कॉस 60 आई कैप प्लस ई साइन 60 जे कैप। समझा या नहीं बताओ यार? हाँ सर। अच्छा, अब बेटा ई भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो ई फाइंड करके बताओ यार कैसे करेंगे। V बाई डी से। ई बाई डी से, सिंपल ई बाई डी। तो v इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू वी बाई डी हो जाएगा, बट ये सिंपल नहीं होता, इसमें थोड़ी सी ध्यान देनी होती है। v इज इक्वल टू ई डॉट डी पैरेलल होता है, और माइनस में हटा रहा हूं क्योंकि माइनस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, या फिर ई पैरेलल टू डी। तो बताओ किन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल फिक्स आपको दिख रहा है, कितना डिफरेंस है? 5 और 15, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 10। 10। और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है? 10। 10। तो v भी क्या है, 10 इज इक्वल टू ई फाइंड करना है, d भी क्या है, 10। अब इसमें गलती क्या हो गई बताओ, ये पैरेलल। पैरेलल नहीं है, तो इधर ई को पैरेलल कर दो या तो फिर इस डिस्टेंस को पैरेलल कर दो। तो इसका मतलब अगर मैं ये 10 नीचे लिखूं तो मैं देखूं कि ई कितना एंगल बना रही है इससे, 60 डिग्री। समझा या नहीं? तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10 cos 60 डिग्री। ये समझा या नहीं यार? बता सबको समझा कि नहीं, क्या चीज मिसिंग था? हाँ सर। ये पैरेलल ध्यान देना है बस, ये रट नहीं लेना कि सर ने बोला ई डॉट डी करा दो। इसमें एक चीज हिडन है, वो है क्या, पैरेलल। इधर ई को पैरेलल करो या फिर डी को। ओके, तो ई का आंसर कितना आ गया,
2। भाई समझा कि नहीं यार ये क्वेश्चन? सर वो फर्स्ट वाला फिर से समझे। क्या ये E का वेक्टर क्या है? ई का डायरेक्शन कैसे निकाल हाँ। सेकंड फोर्थ? ई का डायरेक्शन क्या होता है? हमें पता है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइंस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इससे पता चल गया कि परपेंडिकुलर लाइन इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है या फिर सेकंड। सेकंड में। और मुझे पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल तो अपवर्ड ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब फील्ड का करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। डन। यस। तो वेक्टर क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू है 2, cos 60 कितना हुआ 1/2, मतलब माइनस आई कैप, प्लस sin 60 √3/2 मतलब √3 जे कैप। ये हो जाएगी यार फील्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे लगता है होप है कि आप लोग को आ गया होगा। और बेटा शीट सॉल्विंग को सीरियसली लेंगे, शीट सॉल्व करेंगे अच्छे से। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चले, तो यहाँ से अपना ये सेक्शन जो रिलेशन वाला कंप्लीट होता है। आपको शीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप जो है उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके चले, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? एनर्जी डेंसिटी। और मैं ये चाहता हूँ, ये क्या है, बहुत ही हिडन टॉपिक है। पता है क्यों? क्योंकि इस पे आपको बुक में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इस टॉपिक पे आपको बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बुक में नेग्लेक्ट कर दी जाती हैं चीजें। तो एनसीईआरटी में सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा है, बाकी चीजें नेग्लेक्ट की गई हैं, बट डेफिनेटली जेई में पूछी जाती हैं। बट एनसीईआरटी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए इस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो मैं बताऊंगा कि नीट में कहाँ तक आपको देखना है, जेई वालों के लिए पूरा डिस्कस करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक्स में इसके क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेंगे, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन। तो आपको ये नोट्स से ही रीड करना है बार बार। मैंने नोट्स में इनफ क्वेश्चन करवा दिए हैं, नोट्स में रीड करना है। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आपको बनते नहीं है वो क्वेश्चन। इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से नहीं बनते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, तो ये टॉपिक पे डिटेल ज्यादा नहीं है, तो लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान देना है। नंबर 1, नेम क्या है इसका? एनर्जी डेंसिटी। मतलब ये आपको बताता है कि एक स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर है। मतलब मैं बोलूं कि एक प्लस चार्ज है, तो आपको पता है कि इसका इन्फ्लुएंस जोन होगा। अगर इन्फ्लुएंस जोन है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है इस स्पेस में। समझा है नहीं? हाँ सर। तो स्पेस के किसी एक वॉल्यूम में, किसी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी कितनी एनर्जी स्टोर रह सकती है हाइपोथेटिकली, उसका ये फॉर्मूला है। और नीट में सिर्फ ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है। इवन नीट में पूछा जाता है डायमेंशन में। आपने देखा होगा, पूछता है कि एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन किससे मैच करती है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। एनर्जी डेंसिटी इज लाइक एनर्जी, लेट्स से यू अपॉन वी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2 t माइनस, वॉल्यूम क्या होता है? L3। आंसर क्या आएगा डायमेंशन का? ml-1। ठीक है। अच्छा, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस टाइप। अरे एनर्जी को वर्क लिख सकते हो, हाँ सर। वर्क को, और वॉल्यूम को एरिया इनटू डिस्टेंस। वर्क की डायमेंशन क्या हो सकती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। इससे क्या पता चला कि एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन कैसी रहती है? फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ, फिजिक्स में कुछ फेमस 5 क्वांटिटीज बता डालो जिनकी डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया टाइप रहती है। प्रेशर, स्ट्रेस, प्रेशर, यस स्ट्रेस और प्रेशर, स्ट्रेस और
ऑल थ्री मॉड्यूलस मॉड्यूल। वो भी सेम डायमेंशन कैरी करते हैं। क्लियर है नहीं? हाँ सर। तो नीट वाले स्टूडेंट्स इसको ऐड कर देंगे, ध्यान से ऐड कर देंगे कि एनर्जी डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है उस पे क्वेश्चंस आए हैं काफी बार। डायमेंशन सेम एज प्रेशर, बाकी आप समझ जाएंगे। नंबर 2, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली लर्न करना है क्या, du बाई dv मतलब क्या हो गया है कि ये फंक्शन क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट उस मीडियम के बारे में, ई उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है, वहां से हम निकाल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो बताएं ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे या नहीं सब लोग? यस सर। Yes, sir. ओके। अब जेई वालों को जरूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने की, कि कैलकुलेट करो कि इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी सेव है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझा या नहीं? तो यार ये सेक्शन इंटीग्रेट कर पाना बहुत टफ होगा यार, लेकिन अगर आपको देगा सिमेट्रिकल सेक्शन वो हम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपको दे दिया स्फीयर तो आप तुरंत जानते हैं कि इसे पूरा यहां तक इंटीग्रेट कर लेना है। समझे कि नहीं? अगर मैंने बोला कि सिर्फ ये सेक्शन करो तो फिर टफ हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो डेफिनेटली आपको इंटीग्रेट करने के लिए कैसा सेक्शन देगा, सिमेट्री। अब मैं बात करता हूँ नीट वालों के लिए डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो नीट वालों को ये कैलकुलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीट वालों को क्या फॉर्मूला याद करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। ये जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये नीट में बिल्कुल नहीं आता, ठीक है? तो नीट वाले स्टूडेंट्स बट प्रॉब्लम ये, बुक्स में डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोग सीखें, बट ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। नीट के लिए ये क्वेश्चन स्टडी नहीं करेंगे। ओके, चले समझते हैं कि हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन रीड करने का ट्राई करें। लिखा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्पेस इन अ स्पेशियल वॉल्यूम फ्रॉम r radius to r radius from a point charge of q। तो भाई क्वेश्चन समझा कि नहीं? ये पॉइंट चार्ज रखा है और r से 2r डिस्टेंस, मतलब ये हुई r और ये हुई 2r। आपसे पूछा है कि इस स्पेस में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये कैलकुलेट करो। समझा या नहीं क्वेश्चन? हाँ सर। तो आंसर होगा कि चेंज इन जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है कि इस पूरे वॉल्यूम में ई कांस्टेंट है क्या? No, sir. नहीं यार, आर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, तो अपन इंटीग्रेट करेंगे। हमने क्या लिखा, डी को एक तरफ लिखा और डीवी को एक तरफ। यार स्फीयर के लिए वी क्या होता है, 4. 4/3 पाई आर क्यूब। तो डीवी क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी आर। 4 और 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीवी को लिखने का तरीका होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये याद रखना है आपको स्फीयर के लिए। तो देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो क्या आ जाएगा आंसर, du हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और बिकॉज ई स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इनटू ये क्या लिखा है, DV. dv। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग क्या है सिर्फ एक्स स्क्वायर। उसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, -1/x। तो माइनस बाहर आ गया। समझा या नहीं? और अब लिमिट रखेंगे 1/2r माइनस 1/r। तो 2 का मल्टीप्लाई किया और आ गया -1/r। इस माइनस के साथ वापस वो माइनस कैंसिल आउट हो गया। समझा या नहीं भाई? तो यहां पर सिर्फ क्या आया, 1/r। ओके, बाकी चीजें सॉल्व कर दो।
तो ये क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई, ये सब रखा रहेगा। सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो के स्क्वायर था ये 2 बार लिखा है ना, तो इसे एक बार लिखा और एक के को क्या लिख दिया, 1/4 एप्सिलॉन। तो पाई और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और देखो आंसर कितना सिंपल सा आने लग गया। फील्ड की तरह का ही आंसर दिखेगा आपको। तो एक चार्ज की r से 2r के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, के क्यू स्क्वायर बाई 4r। बताए, निकालना समझ आया कि नहीं? और स्पीड से निकालना पड़ेगा यार, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो ये सारी चीजें बिल्कुल लर्न होनी चाहिए कि क्या करना है। समझा कि नहीं यार सभी को? ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, उनको ये इंटीग्रेशन कभी भी नहीं आने वाला है, उनसे ये इंटीग्रेट करके कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट के लिए नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें भी हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्पेस, कहां से, r/2 to 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर। इसका मतलब ये हुआ स्फीयर, और r/2 से 3r/2 मतलब इस स्पेस की क्या चाहिए हमें, एनर्जी। समझा कि नहीं? तो यार अब मैंने क्या बताया कि लर्न कर लो यार कि इंटीग्रेट करेंगे यू के लिए। तो अब देखो प्रॉब्लम है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट सेम है क्या? नहीं, इनर सर्किल में फील्ड अलग होती है और आउटर में फील्ड डिफरेंट होती है, ठीक है ना? अच्छी बात यह है कि आपको इनसाइड चाहिए होगा और आउटसाइड। अब क्या काम की बात है, हॉलो स्फीयर के लिए इनसाइड क्या होता है, 0। 0। तो क्या अगर ई ही 0 हो गया तो क्या कुछ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो पूछा जरूर हमसे 3r/2 to 3r/2 है, बट r/2 to r क्या आंसर हुआ, 0। हमें सिर्फ क्या करना बाकी है, r2, CR/2। और फॉर्मूला वही है kq/x², dv रखा, एक x² कैंसिल और बचेगा क्या, 1/x²। उनका उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1। -1/x, माइनस इधर लगा लिया, 3/2 पहले रख दिया, r रख दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया तो -1/3r आ गया, माइनस इससे कट हो गया, और आंसर कितना आ गया, kq²/6r। तो बताएं दोनों चीजें समझ आई कि नहीं जेई वाले लोग सारे? यस सर। एनर्जी डेंसिटी से किसी भी स्पेस में एनर्जी निकालना समझ आया कि नहीं? ओके, तो ये तो था सॉल्विंग, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं, ये आपको सॉल्विंग है। आपको 2 केसेस लर्न रखने हैं, कौन से, हॉलो स्फीयर और सॉलिड। नीट वाले लोगों को सॉल्यूशन जो है, डेरिवेशन, वो समझने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ क्या याद रखना है, रिजल्ट। बाय द वे रिजल्ट सभी को याद रखना है। चलो किसी को याद है क्या, मैंने ग्रेविटेशन में बताई थी हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी होती है? बताओ, किसी को याद है हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी? टू। और सॉलिड स्फीयर की? -3/5। -3/5। तो बेटा ये याद रखनी है बस। मैंने याद है, अगर किसी को मतलब पता नहीं यार तुम लोग को याद रहता है कि नहीं, जब मैंने ये लिखाया था ग्रेविटेशन में तब मैंने कहा था कि इसका डेरिवेशन मैं आपको कहां पर सिखाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है? तो नीट वाले स्टूडेंट इस वैल्यूज को लर्न रखेंगे, उनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी लोग याद रखेंगे कि सेल्फ एनर्जी होती क्या है। अभी मैंने बताया कि एक चार्ज के पास क्या है, एक वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर है,
तो अगर मैं कहूं कि इसके पास 0 to इनफाइनाइट जितनी भी एनर्जी है वही तो इसकी सेल्फ एनर्जी बन जाएगी ना यार। आराम से समझ आया कि नहीं सेल्फ एनर्जी क्या चीज है? Yes, sir. इसके किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑब्जेक्ट के स्पेस में क्या स्टोर होती है? एनर्जी। Energy. अगर आपने वो एनर्जी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कैलकुलेट कर डाली तो वही तो उसकी प्योर एनर्जी बन जाएगी ना। भाई कुछ समझ आया या नहीं यार? Yes, sir. तो अगर मुझे किसकी निकालनी है सेल्फ एनर्जी? हॉलो स्फीयर की, तो मैं क्या करूंगा? इनसाइड और आउटसाइड इंटीग्रेट करूंगा। इनसाइड 0 to r और आउटसाइड r to इनफाइनाइट। समझा या नहीं? Yes. अच्छा, इनसाइड वाली फील्ड क्या होती है? 0. तो जब फील्ड ही नहीं है तो एनर्जी भी खत्म। आउटसाइड वाली अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यार आउटसाइड का फॉर्मूला वही है यार, अब बार बार लिखे जा रहा हूँ सेम चीज। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, डीवी को लिखोगे फिर से 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, उसका इंटीग्रेशन आता है -1 बाई एक्स, माइनस इधर आ गया, 1 बाई एक्स इधर आ गया। अब 0 to सॉरी r to इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना था। वैल्यू रख दो, आंसर आ गया के क्यू बाई 2r स्क्वायर। समझ आया सेल्फ एनर्जी कहां से कैलकुलेट होती है? एनर्जी डेंसिटी इन अ स्पेस। ओके, Yes, sir. अब बात है कि सॉलिड स्फीयर की। यार सॉलिड स्फीयर में इनसाइड 0 होती है क्या? नहीं. क्या होती है इनसाइड? के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। किसके प्रोपोर्शनल होती है वो? एक्स के प्रोपोर्शनल। समझा या नहीं? तो क्या करेंगे, इनसाइड 0 to r इंटीग्रेट करेंगे जब इसे, तो यहाँ पर क्या दिखेगा? x और उसका स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, टोटल कितना हुआ? X power 4. 4। एक्स पावर 5/5 आ जाएगा यहाँ पर। बाहर का हाफ था, मिलके क्या बनाएगा? 1/10। आप देखो मैं सिर्फ नंबर में फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बाकी चीजें तो डायमेंशनली करेक्ट है ना, वो तो रहेंगी ही बार बार। तो के क्यू स्क्वायर बाई आर तो रहेगा ही ना बार बार। नेक्स्ट आर टू इनफाइनाइट कर दिया इंटीग्रेट, तो वो वही आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 बाई एक्स। तो उसका तो 1/2 ही आता है फाइनल कंक्लूजन, तो हो गया 1/2। समझा कि नहीं? और इन दोनों को अगर ऐड किए तो कितना आ जाता है? 5 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 6/10 मतलब 3/5। समझा या नहीं यार? बट जरा यहाँ पर फील करो, इनसाइड कितनी एनर्जी है आउटसाइड के रेस्पेक्ट में? 1/5। तो ये लर्न करना है, नीट वाले स्टूडेंट्स को भी लर्न करना है कि जो टोटल एनर्जी है, अगर मैं बोलूं कि इनसाइड है 1/5 ऑफ आउटसाइड, तो दोनों मिला के अगर मैं अज्यूम करूं 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 पार्ट कहाँ है? इनसाइड है, और उसका 5 टाइम्स कहाँ है? Out. आउटसाइड। तो ये लर्न करने वाली बात है कि एक सॉलिड स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी है वो अंदर कितनी होती है और बाहर कितनी होती है। तो 80% मतलब 5 टाइम्स पार्ट बाहर होता है और एक 1/6 पार्ट इनसाइड होता है। तो बताइए ये चीजें समझ में आई या नहीं? तो काम की बात देखें, पहले तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? 1/2 epsilon naught into E. स्क्वायर भाई, ठीक है। नंबर 2, इससे हॉलो स्फीयर का अगर याद रखें तो हॉलो स्फीयर की इनसाइड क्या होती है?
0 और आउटसाइड कितनी होती है 1/2 KQ²/R। समझा या नहीं? सॉलिड स्फीयर की कितनी होती है 1/10. 1/6। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो सॉलिड स्फीयर की टोटल होती है 3/5 5 KQ²/R। अगर मैं इन बात करूं तो इट इज 1/6 ऑफ टोटल, और आउट कितनी होगी 5/6। basic. तो अगर इसे देखूं तो इन आती है 1/10 KQ²/R और आउट आती है क्या 1/2 KQ²/R। तो एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड इतना पार्ट नीट वाले स्टूडेंट्स को याद रखना है, जेई वाले स्टूडेंट्स को इसका सॉल्विंग भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट वैल्यू भी पूछ सकता है कि R to 2R कैलकुलेट करो। समझा या नहीं? Yes, sir. ओके तो मुझे लगता है यार एनर्जी डेंसिटी का सेक्शन समझ में आ गया सबको। और Sir. एनर्जी डेंसिटी या तो यहाँ पे वो माइनस साइन नहीं आता क्या? अच्छा माइनस साइन क्या बताया था कि अगर सिस्टम स्टेबल है तो क्या आएगा, स्टेबल होगा तो नेगेटिव होगा, और अगर अनस्टेबल है तो पॉजिटिव. पॉजिटिव आएगा। अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पर Q² है ना, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये अनस्टेबल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक जगह पर प्लस ही डालते जा रहे हो तो वो प्लस आपस में रिपेल करेंगे ना। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फीयर इतनी पॉजिटिव है, मतलब इतना वो अनस्टेबल है, तो फिर वो रुका क्यों है? रुका है मैकेनिकल फोर्सेस के वजह से। स्फीयर एक मेटल है ना, तो ये सारे प्लस रिपेल करके उसको तोड़ना चाह रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल क्या है वो इंटैक्ट है, होल्ड है। तो यहाँ पर सारी चीजें प्लस रहेंगी, मतलब सारा कुछ रिपल्सिव सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। ओके Yes, sir. नेक्स्ट, अब आपसे एक नई चीज पूछी जाएगी जो हमने सेल्फ एनर्जी के बाद डिस्कस की। क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या चीज है यार? यार सेल्फ एनर्जी हमेशा किसकी लिखी जाती है? ऑब्जेक्ट्स। और हमारे सिलेबस में दो ही फेमस ऑब्जेक्ट है, कौन सा? hollow sphere और solid sphere. सॉलिड स्फीयर। अब यार ऑब्जेक्ट की क्यों लिखी जाती है समझो। ऐसा इसलिए कि जब सोचो आप इस स्फीयर को चार्ज दे रहे थे, आपने पहले एक प्लस दिया, जब दूसरा प्लस लाओगे तो ये प्लस का पूरा इनफाइनाइट तक है ना फील्ड, ये उसे रिपेल करेगा ना। हर चार्ज को जब लाते जाओगे तो वो रिपेल करता जाएगा, तो उसमें एक और एनर्जी आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं उसकी सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी का मतलब है कि ये सारे चार्जेस एक स्फीयर में होल्ड करके रखे हुए हैं, इसे उसकी सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। तो समझ आया कि जब भी क्वेश्चन में, अभी तक हम जब डिस्कस कर रहे थे कि चलो फाइंड करो, तीन पार्टिकल रखे हुए, तीन चार्जेस, इनकी इंटरनल एनर्जी बनाओ, ये 1 ये 2 ये 3, तो आप क्या लिखते थे Q1 Q2 फिर Q2 Q3 फिर Q3 Q1। याद है या नहीं? Yes, sir. समझा कि नहीं यार? ये लेकिन अब अगर मैंने इंस्टेड ऑफ सिंगल चार्ज मैंने क्या रख दिया यहाँ पर स्फीयर, क्या रख दिया स्फीयर, बोल के रखा हुआ है क्या स्फीयर रखा है, तो इसका मतलब इंटरेक्शन के साथ साथ एक एनर्जी और आ जाएगी सिस्टम में। क्या? सेल्फ एनर्जी, उसकी सेल्फ एनर्जी। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस में केयरफुल रहना है कि पॉइंट चार्ज बोला है या फिर ऑब्जेक्ट। समझा कि नहीं? ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हॉलो स्फीयर है और एक चार्ज रखा हुआ है इससे यहां से 3r डिस्टेंस पे, ये कैपिटल क्यू ये स्मॉल क्यू। फाइंड दियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या दो चार्ज रखे हैं क्या?
नहीं सर। नहीं, तो पहले तो अभी इंटरेक्शन रखना है क्योंकि एक स्फीयर है, तो इंटरेक्शन की एनर्जी क्या होगी, के क्यू क्यू बाई बीच की कितनी डिस्टेंस, 4r। अब देखना है कि एक्स्ट्रा क्या ऐड होगी, एक सेल्फ, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, एक एक्स्ट्रा ऐड होगी, ये क्या है, सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर, ये होगी सिस्टम की एनर्जी। समझा या नहीं? अब एक बात समझना, अब कुछ स्टूडेंट डाउट पूछेंगे, सर बुक में तो आंसर में ये यूज ही नहीं किया। तो मेरी बात एक बार अच्छे से समझेंगे, सेल्फ एनर्जी आपको यूज करना है ऑप्शंस को देखकर। कैसे? ऑप्शंस को देख के। क्या होता है, कई बार वो सिस्टम में सेल्फ एनर्जी पूछ ही नहीं रहा होता है, वो सिर्फ कौन सी एनर्जी पूछ रहा होता है, इंटरेक्शन की एनर्जी। क्या? इंटरैक्शन वाली। तो इंटरेक्शन वाली तो यही है ना। तो बेटा ऑप्शन देख के काम करना है, बिना मतलब ये नहीं करना है कि ये एनर्जी दी ही नहीं है, आप बोल रहे हो अरे सर ये तो क्वेश्चन में गलत है। नहीं, अगर सिर्फ ये दी है तो फिर ये मार्क करो, अगर साथ में कुछ लिखा हुआ है तो फिर आप ये पूरा सॉल्व करो। ओके, और बेटा ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आते कि क्यू और क्यू की वैल्यू दी है और वैल्यू वाइज सॉल्व करो। समझा कि नहीं? ये हमेशा इसी तरीके से वेरिएबल में ही रहते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेल्फ एनर्जी प्लस एक इंटरेक्शन। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखें, एक हॉलो और एक सॉलिड को आर पे रख दिया है। एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, इन दोनों के बीच गैप भी आर का है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। चलो टोटल एक्चुअल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताओ। चलो कोई स्टूडेंट आंसर करना स्टार्ट करे। पहले इन दोनों की Interaction. इंटरेक्शन क्या होगी, वो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 3r। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया यार। समझ आया माइनस क्यों आया, Yes. माइनस क्यू प्लस क्यू, इस वजह से माइनस आया, प्लस अब सेल्फ एनर्जी, इसकी सेल्फ एनर्जी ओके। नेक्स्ट, अब सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर की क्या हो जाएगी, माइनस के क्यू स्क्वायर 3/5। बताओ सही है या कुछ गलत है? वो प्लस ही लिखेंगे ना। प्लस ही लिखेंगे, माइनस क्यू का स्क्वायर करोगे तब भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये एनर्जी हमेशा कैसी आती है, प्लस। तो देख रहे हो, इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये दोनों नहीं कंसिडर किया आंसर आपका बिल्कुल गलत आ जाएगा। समझ आया या नहीं यार? Yes. यस। पक्का? तो थोड़ा सा ध्यान देना है, एनर्जी कैसे लिखना है चीजों में। मुझे लगता है आप समझ गए पोटेंशियल एनर्जी लिखना। ये डाउट है क्या अभी किसी को? चलो ये बताओ, मुझे थॉट दो बस, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को थॉट देना है। एक यूनिफॉर्म शेल है, इसके पास चार्ज क्या है, क्यू है, और मुझे इसे एक्सपेंड करना है, इसे एक्सपेंड कराना है आर रेडियस से कितना, 2r तक, और क्या निकालना है, वर्क डन। तो बताओ मतलब क्या चल क्या रहा है, क्या सोचना पड़ेगा मुझे इसके लिए? बहुत ही कॉमन सेंस है, बताओ क्या करना पड़ेगा अगर मुझे चाहिए वर्क डन, r to 2r, क्या करना पड़ेगा? क्या कोई दूसरा चार्ज है क्या यहाँ पर? नो। No.
तो क्या पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे क्या इंटरेक्शन वाली? नहीं, Self. नहीं। सेल्फ यहीं पे एनर्जी 2 बार लिखी। एग्जैक्टली यहीं पे स्टूडेंट जो है गड़बड़ कर जाता है क्वेश्चन को लेके। इवन नीट वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान दें इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि अगर एक स्फीयर को हमें साइज में बड़ा करना है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, या स्क्वीज करना है तो कितना करना पड़ेगा। तो आप तो हमेशा क्या सोचेंगे, के क्यू बाई आर के बारे में सोचेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो नहीं, एक और एनर्जी होती है क्या, Self. सेल्फ। सेल्फ एनर्जी। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी चेंज हो रही होगी उसकी, सेल्फ की एनर्जी, और वही उसका क्या बन जाएगा, वर्क डन। तो U2R माइनस You are. UR ये बताएगा कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो बताओ 2R क्या होगा, के हॉलो है ना शायद, 4. शेल, शेल मतलब हॉलो, सो के क्यू स्क्वायर बाई 4. 2R, और बिकॉज ये है तो हो जाएगा 4R माइनस AQ स्क्वायर बाय के 2। क्यू स्क्वायर बाई 2R। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2R 4R। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर तो नेगेटिव आ गया वर्क डन का, इसका मतलब कोई समझाएगा क्या हुआ? हाँ। क्या वर्क हमें करना पड़ा या नहीं? System. हाँ, नहीं। हमें करना पड़ा। नहीं। अरे System नहीं में। करना पड़ा है रे, वर्क करना पड़ा मतलब पॉजिटिव आता है, हाँ, वर्क नहीं करना पड़ा। और वो मुझे कॉमन सेंस पता होना चाहिए कि बेटा सब सेम चार्ज दे दोगे ये सेल को तो पूरा रिपेल करके एकदम सेल को एक्सपेंड कर देंगे ना ये। Yes, sir. यस, बस ये है कि अगर मेटेलिक सेल है तो इतने छोटे से एनर्जी चेंज से एक्सपेंड नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसकी मैकेनिकल एनर्जी, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसे होल्ड करके रख रहा है। लेकिन अगर एकदम थिन और बहुत ही लो मटेरियल वाला कोई सेल ले लो और उसको चार्ज दे दो, वो तुरंत एक्सपेंड कर जाएगा, समझा? लाइक बबल ले लो, चलो सोप बबल ले लो, सोप बबल का स्ट्रेंथ होगा क्या कुछ? नहीं। अगर आपने उसे चार्ज किया तो वो तुरंत एक्सपेंड होने लगेगा और एक टाइम के बाद ब्रेक हो जाएगा, समझा? भाई समझ आई चीजें या नहीं? Yes, sir. चले, तो ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया था, क्वेश्चन था। तो ये चीजें मुझे लगता है मैंने समझा दी कि हमें वर्क नहीं करना पड़ा होगा, वर्क डन आ गया है नेगेटिव, इसका मतलब फील्ड ने डेफिनेटली वर्क किया। ये वाला क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या हुआ है, एक शेल के अंदर क्या रख दिया, एक क्यू, स्मॉल क्यू एक कैपिटल क्यू की शेल के अंदर रखा है। हमें क्या बतानी है इस सिस्टम की? पोटेंशियल तो सबसे पहले बताओ कौन सी एनर्जी लिखेंगे, एक इंटरेक्शन इंटरेक्शन, क्या होगी वो, के क्यू क्यू बाई आर। यार आर क्या यूज करोगे, क्योंकि बेटा क्यू को कहाँ पे कंसिडर करते हैं, शेल को Shell. सेंटर पे ना। अरे भाई आराम से क्वेश्चन को समझो, फील करो कि क्या कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये एक शेल है, ये एक चार्ज है, सेल को कहाँ पे कंसिडर करते हैं, सेंटर पे, और फिर फाइंड करते हैं ना। अब ये चार्ज उठा के सेंटर पे ही रख दिया है, अब बताओ क्या होगा। भाई प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्वेश्चन के साथ या नहीं? Yes. अच्छा, तो अगर तुम लोग को पता चल गई है कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक और तरीका मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी लिखने का, जब हम किनके साथ डील कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के साथ, कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका है Q into V at that point। याद है या नहीं? ये तो इसे लिखने का तरीका K Q1 Q2 by R नहीं है, इसे लिखने का तरीका है Q into V at सेंटर। और लकीली अच्छी बात यह है कि सेंटर पर क्या होगा, पोटेंशियल जीरो। जीरो क्यों भाई, शेल के सेंटर पर पोटेंशियल जीरो अबे जीरो वाले लोगों क्या बोल रहे हो,
फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल कभी जीरो होता है क्या? इनफाइनाइट में जीरो होता है भी, सिर्फ बिना मतलब पोटेंशियल को मत जीरो कर देना कभी। सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर, सरफेस जैसा ही। इसलिए अगर आप गलती भी करते तब भी आपका आंसर सही आ जाता। तो केयरफुल रहना है, सही पैटर्न याद करना है कि कैसे डील करते हैं। अभी समझ आया कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे भाई? के Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, इंटरेक्शन को भी कैसे लिखेंगे? Q into V at that point, क्लियर? प्लस एक और एनर्जी बची, कौन सी? सेल्फ एनर्जी। सो के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ आ गया है सभी को। आया क्या? पोटेंशियल एनर्जी लिखना आया या नहीं? बहुत ही अच्छी बात थी ये। अब इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द वर्क डन। अगर हमें हॉलो स्फीयर को एक्सपेंड करना हो कहां तक? 2r तक। तो ये एनर्जी तो ठीक है, ये हो गई क्या इनिशियल। जरा फाइनल एनर्जी बताओ जब मैं स्फीयर को 2r का कर दूंगा। चलो बताओ कोई फाइनल एनर्जी क्या बदलेगा? रेडियस डबल होगी। हाँ रेडियस तो डबल हो गई, क्या ये एनर्जी चेंज होगी? अरे भाई V एट सेंटर नहीं बदल जाएगा, रेडियस बदल दोगे तो। हाँ बदले। भाई के क्यू बाई 2r हो जाएगा रेडियस एट सेंटर, क्योंकि वो सरफेस के बराबर ही होता है, प्लस के क्यू बाई 4r। अब आप समझ गए, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, चेंज इन एनर्जी विल गिव यू द डिटेल्स। क्लैरिटी है या नहीं इनिशियल और फाइनल में? पोटेंशियल भी फाइनल का बदल जाएगा, ओके ना? यस सर। चले, तो ये था, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज को और फाइनल लेवल पे लेके जाते हैं। क्या इससे एक्चुअल क्लियरिटी आएगी कि पोटेंशियल लिखते कैसे हैं। एक प्लस क्यू चार्ज रखा है कहां पर? सेंटर पे। अब ले लेते हैं स्फीयर। ये हुआ स्फीयर नंबर 1 Q1 r रेडियस, ये हुआ स्फीयर नंबर 2 Q2 r2। क्या ले लेते हैं? Q2 r2 और ये Q1 r1। समझा या नहीं? चलो अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख के बताओ। नंबर 1, क्या यहाँ पर सेल्फ एनर्जीज हैं? कितने लोग के पास सेल्फ एनर्जी है? 2 सेल के पास। तो के Q1 स्क्वायर बाई 2r1 प्लस के Q2 स्क्वायर बाई 2r2। सिर्फ कौन सी वाली बची अभी लिखना? इंटरेक्शन। तो यार इंटरेक्शन की लिखना शुरू करेंगे ना, क्या लिखेंगे? ये क्यू चार्ज कहाँ पर रखा है? सेंटर पे रखा है, मतलब किनके पोटेंशियल जोन में रखा है? दोनों के पोटेंशियल जोन में रखा है ना। तो क्या आएगा आंसर? Q इंटू V1 प्लस V2। और क्या होगा V1 प्लस V2? इनकी वैल्यूज के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2। ये हो गया किसका किसका इंटरेक्शन? Q का 1 के साथ, Q का 2 के साथ। अभी किसका बचा है? 1 और 2 का भी बचा है ना। 3 होते हैं ना इंटरेक्शन, 3 में एक होगा Q का 1 से, Q का 2 से, और अभी Q1 और Q2 का भी तो बचा है ना। अब बताओ Q1 Q2 का कैसे लिखेंगे? तो Q1 Q2 सेम बात है, चाहे जो भी बोल दो। आप बोल दो Q1 is kept in the potential of 2, और क्या बोल दो? Q2 is kept in the potential of
1. 1. समझा या नहीं? हाँ। देखिए तो आंसर क्या होगा, इस लास्ट लिंक का आंसर मैं लिखता हूं यहाँ पर। पहले मैं लिखता हूँ क्या, Q1 केप्ट है किसके पोटेंशियल में? V2. बताओ कैसे V2. लिखेंगे? Q1 इंटू V2 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q1 के पास? ये Q2 बाई अंदर है ना, तो क्या डिस्टेंस R2। तो आंसर आया K Q1 Q2 बाई R. R2। चलो दूसरे मेथड से कर लेते हैं। और Q2 रखा है किसके पोटेंशियल में? V1. 1 के पोटेंशियल में। तो Q2 और 1 के लिए ये पॉइंट कहाँ है? Out. Outside. इसके लिए तो आंसर क्या हो जाएगा? R. KQ बाई R ना, आउटसाइड है। देखो आंसर में कोई चेंजेस आएंगे क्या? नहीं. नहीं। तो ये अपनी बात थी कि पोटेंशियल को मैक्सिमम किस तरीके से डील कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर समझाई गई हैं। बताएं क्लियर है या नहीं? Yes. ओके तो कुछ काम की चीजें थी यहाँ पर। क्या ये पोटेंशियल, ये दोनों का सेल्फ, Self. Q का 1 के साथ इंटरेक्शन, Q का 2 के साथ इंटरेक्शन, और 1 और 2 का खुद के साथ इंटरेक्शन। टोटल तीनों पेयर यहाँ पर लिख दिए और सबका क्या आ गया? पोटेंशियल। ठीक है, तो आज डिस्कस करने वाली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। हमने सेल्फ एनर्जी को लेके बहुत सारे डिस्कशन किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस किए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन एकदम मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी लोगों का ध्यान नहीं जाता किस पे? वर्क डन ऑन एक्सपेंशन ऑफ सेल। समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या है एग्जैक्टली। अभी क्लियर हुआ नहीं ये वाला? Yes. ठीक है, ठीक है। तो फिर आज का डिस्कशन अपन यहीं तक रखेंगे। प्रैक्टिस शीट मैं फिर से बोल देता हूँ। प्रैक्टिस शीट यार आप लोग सॉल्व कर ले। कहाँ तक डिस्कस हो गई ये प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी? प्रैक्टिस शीट कहाँ तक डिस्कस हो गई है? 44. 40 तक। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार 1 to 40 आप लोग देख लेंगे। कुछ और अगर उसमें डाउट रहता है कुछ, तो पहले अपन 1 to 40 के कुछ डाउट्स है तो वो डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज कल का टारगेट रखें कि एटलीस्ट 80 प्लस तक तो आप लोग जाए और डेली 40-30 क्वेश्चन सॉल्व करें, तब आपका सैटरडे तक जाकर कहीं कंप्लीट हो पाएगा नियरली 200 क्वेश्चंस का टारगेट। ओके ओके ठीक है, चले फिर आप लोग सॉल्व करें। प्रैक्टिस शीट होने का DC पांडे सॉल्व करें और नोट्स को भी अच्छे से रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है ना? Yes. ओके आज के नोट्स में नीट वाले लोग क्रॉस कर देंगे। डेरिवेशन उनके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है और दोनों की सेल्फ एनर्जी लर्न करके रखनी है। ओके चलो ठीक है यार, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ बाय बाय देन, बाय बाय एवरीवन, Bye. So. Bye. बाय सर बाय बाय।